हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है तुम्हारा आप सभी का स्वागत है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। पिछले हाल का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेकर आए थे। ये है सेट नंबर 7 822 NB। क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। भाई सभी क्वेश्चन दो नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रत्येक दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है प्रश्न। हम प्रश्न को लिखे लेते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। और ये ब्लर क्यों हो गया है मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो हम जब पहले वाले हिस्से को देखते हैं, वहाँ पे लिखा है 31/2 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 3। अब यहाँ पे हम जानते हैं, चूँकि हर जो है 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत, ये वाला शांत नहीं, ये वाला शांत होगा। ये ऐसा हमने लिख लिया, ठीक है। नीचे लिख देना है। और अब इसको शांत दशमलव मतलब कि बिना लंबे दर्शाइए कि ये शांत होगा। ये हमने दर्शा दिया कि ये शांत होगा, कह दिया हमने, हो गया। अब इसको बदलना भी है तो बदलने का काम भी बहुत आसान होता है। यहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन सी, यहाँ पे घातें हमको बराबर करनी होती है। 2 की घाते 2 है, 2 की घाते 3 है। अगर हम 2 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 2 की घाते 3 हो जाएगी। बस यही हमको करना है। तो हमारे पास 31 है। हम एक बार फिर से सवाल को लिख लेते हैं, 5 की घाते 3। और अब क्या करते हैं, अंश व हर में 2 से गुणा करते हैं। 31 है, इसमें 2 से गुणा कर दिए। यहाँ पे 2 की घाते 2 है, गुणते 5 की घाते 3 है। इसमें 2 की घाते 1 यानी 2 से गुणा कर दिया, ताकि ये गुणे में घाते जुड़ जाएं और घाते यहाँ पे 3 बन जाएं। तो हमने बना लिया है। यहाँ पे 31 2 नहीं है, 62 होता है, हमने लिख लिया है। यहाँ पे 2 की घाते 3 लिख दिया है और 5 की घाते 3 लिख दिया है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जब घाते बराबर हो तो आधार का गुणा हो जाता है। तो आधार का गुणा किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा कि 5 दूनी 10 हो जाएगी, घाते 3 हो जाएंगे। अब घाते 3 का मतलब यहाँ पे आप चाहे तो 1000 भी लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्टली करें कि 2 और 6 और 0, देखिए 1 2 3 गिनती पार करने के बाद दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव प्रसार हो गया। यही हमारा आंसर है। और बेहतरीन तरीका तो मतलब हो चुका है। बस इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। अब इसके सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, सेकंड पार्ट कहाँ गया, तो सेकंड पार्ट में है 33/50। 33/50 को हमको इस हिस्से को हल करना है। तो उसके लिए भी चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं 33/50 को कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 50 को, और ये हमको साथ में दिखाना पड़ेगा। ये रफ काम नहीं है, बिल्कुल भी रफ काम यहाँ पे हम करते ही नहीं हैं। 25 कर लिया, 5 से काट लिया, 5 हो गया और ये ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 33/2 की घाते 1 गुणते 5 की घाते 2। और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर, ठीक है, परिमेय संख्या का हर, यहाँ पे लिखना है परिमेय संख्या का हर 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। ऐसा आपको लिख देना है। अच्छा, इसको लिखने के बाद अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पुनः हम इस चीज़ को उतार लेंगे और ये 2 की घाते 1 गुणते 5 की घाते 2 है। इसमें अंश व हर में 2 से गुणा कराएंगे। 2 से ही क्यों गुणा करा रहे हैं, क्योंकि घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे घात 1 है, 1 से गुणा करने पर 2 हो जाएगा। इस घात 2 के बराबर हमको करना था, इस वजह से हमने इससे करा। अब हम देखते हैं कि 33 दूनी यहाँ हो जा रहा है हमारा 66 और नीचे हो रहा है 2 की घाते 2 गुणते 5 की घाते 2। अब हम जानते हैं कि ये जो होता है वो 10 की घाते 2 हो जाएगा। भाई 5 दूनी 10, 10 की घाते 2 हो जाएगा। ऊपर अपना 66 तो है ही। अब जब 10 की घाते 2 का मतलब होता है 100, यानी 2 0, 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 6 और 6 को पार करके यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। परफेक्ट रहा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। अब हम जो देख पाते हैं अगला जो प्रश्न है, फिर देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, समझो, बताओ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ये हिल क्यों रहा है, ये मैं स्टेबलिश नहीं कर पा रहा। शीर्षों के निर्देशांक 0 0 और 2,0 और 3,0 हैं। अब इस प्रश्न को हल करने के हम 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो अपना त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा सकते हैं, जो कि हम लगाने ही वाले हैं। एक दूसरा तरीका है जो हम बस ऐसे मजाक में आपको बताने वाले हैं। देखिए, हम कार्तीय तल बना सकते हैं, यानी
कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। 0 0 पॉइंट यहाँ पे होता है, परफेक्ट काम है। ये 2 जो होता है ये 2 चले गए आगे और कॉमा 0 2 0 ये पॉइंट होता है। और ये 0 जो 3 है 0 3 यहाँ पे होता है 0 3, ये 0 0 हो गया। अब आप अगर इनको मिलाकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, क्या एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है? बिल्कुल मिलता है। इसका बेस आपको कितना लंबा दिखाई दे रहा है? जितना ये 2 है वो बेस हो गया। और ये हाइट कितनी दिखाई दे रही है? 3 दिखाई दे रही है। मल्टीप्लाई 3 1/2 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 से 2 कट गया है, 3 एकम 3 यानी 3। और यहाँ पे वर्ग इकाई हम कह सकते हैं। ये क्या मिल गया है आपका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिलहाल हम इसका प्रयोग नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इस फार्मूले की जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किया जाता है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले का हम प्रयोग करने वाले हैं। हमारे पास जो बिंदु दिए गए थे, शीर्ष दिए गए थे, वो हम एक बार को लिख लेते हैं। और 2 0 हमने लिख लिया है और 0 3 है। अच्छा तरीके से लिखना चाहिए, ये हो गया। x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने यहाँ पे लिख लिया है। चीज़ों को यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। 1/2 ऐसे लगाएंगे और ऐसे x1 अपना 0 हो गया 0 y2 0 - 3 0 - 3 प्लस x2 अपना ये 2 है और y3 - y1 यानी 3 - 0 प्लस और x3 कौन है? x3 कौन है अपना? 0 है। x3 कौन है? 0 है। और y1 - y2 0 - 0 0 - 0। ये हमने लिख लिया चीज़ों को परफेक्टली। 1/2 रखें, यहाँ पे 0 से जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 0 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणते अपना क्या? 3 3 में से 0 घटाने पर 3 और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1/2 गुणते ये 0 हो गया, 3 दूनी ये 6 हो रहा है, 6 में 0 जोड़ने पर 6 ही होगा, यानी एट लास्ट हमको 6 ही मिलेगा। इससे काटेंगे हमको क्या मिल जाएगा? 3। हम 3 वर्ग इकाई लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर हो गया। तो कैसा लगा भाई दोनों तरीका? कमेंट करके आप बता सकते हैं मन करे तो। अगला जो प्रश्न हम देखते हैं वो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से। कह रहे हैं पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के एक अद्वितीय हल होगा। अब एक अद्वितीय हल के लिए आपको पता होना चाहिए कि a1/a2 डोज नॉट इक्वल b1/b2 होता है। तब ये प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं ऐसे काटने वाली और उनका केवल एक हल होता है। और a1/a2 अगर बराबर हो जाए b1/b2 के तो हम चेक करते हैं क्या वो c1/c2 के बराबर है। अगर वो बराबर नहीं होता है तो हम कहते हैं समांतर रेखाएं हैं और उनके कोई हल नहीं है। और इसी श्रृंखला में अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 हो जाए तो हम कहते हैं वो समपाती रेखाएं हैं, यानी उनके अनंत हल हैं। हर बिंदु पे मिल रहे हैं तो अनंत हल होंगे। तो चलो इस क्वेश्चन में हम चीज़ों को लिखते हैं। हमारे पास जो समीकरण युग्म है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास 4x है प्लस py है प्लस 8 बराबर 0 है। ये 2x है प्लस 2y है प्लस 2 बराबर 0 है। ये हो गया। अब हमको लिखना है चूँकि समीकरण युग्मों के एक अद्वितीय हल है। चूँकि समीकरण युग्म का नहीं, युग्म का यहाँ पे युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म बहुवचन हम नहीं लगा सकते। युग्म का एक अद्वितीय हल बैल लिख रहा हूँ मैं है, इसलिए a1/a2 डोज नॉट इक्वल b1/b2 ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे चीज़ों को रख देते हैं। ये a1 हो गया अपना 4, ये a2 हो गया 2, डज नॉट इक्वल लगाना है, ठीक है, बराबर नहीं लगाना, p/2 परफेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ से हम 2 से 2 को काट सकते हैं, काट दिया हमने। p डज नॉट इक्वल 0 दिखाई दे रहा है, p डज नॉट इक्वल मतलब 0 नहीं 4 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है।
अर्थात p बराबर 0 के अलावा, क्या है, अलावा, या फिर इसके सिवा, इसको छोड़ करके बाकी सभी मानों के लिए, अन्य सभी मानों के लिए समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे। बस ऐसा हमको लिख देना है, समीकरण युग्म। भाई बात को हम थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारा नियम तो यही होता है, तो हमको यही अप्लाई करना है। हमने चीज़ों को रख दिया, हमको यहाँ पे 4x बराबर नहीं, मतलब p बराबर नहीं है 4 की मिल गया। यानी अगर आप 4 रखोगे तब इस समीकरण के क्या होता है कि एक हल नहीं मिलेगा, बाकी हर एक स्थिति में एक अद्वितीय हल मिलेगा। बात समझे ना? ये आपको ये जो बराबर नहीं है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और आपको खुद भी उसको अच्छे से समझना है। अगर आप नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, हालांकि हम भी पहले यही करते थे कि इस बराबर नहीं है को बराबर लगा देते तो, और p बराबर हम कह देते थे 4, यानी p बराबर 4 पे समीकरण के केवल एक हल होंगे, मतलब एक हल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको छोड़कर सभी मानों के लिए अपना अनेक मतलब एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। बात को ये समझना होगा कि भाई ये क्या हो रहा है। ओके, क्लियर रही बातें? आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। जैसे बारंबारता सारणी हमको दिखाई दे रही है। अब माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। माध्यक बराबर होता है, देखिए माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ब्रैकेट भी रहता है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ब्रैकेट बनाने की आवश्यकता है, काम तो चल ही जाएगा वैसे भी। तो ये होता है अपना फार्मूला। तो अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बात हमको लिस्ट वर्ग अंतराल जो दिखाई दे रहा है, वर्ग, ठीक है, अंतराल ये हमको लिख लेना है, और यहाँ पे बारंबारता लिख लेनी है। अब हमने यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लिया है, बारंबारता लिख ली है। हमको यहाँ पे संचयी बारंबारता की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी माध्यक निकालना होता है संचयी बारंबारता ही निकालनी पड़ती है। बारंबारता हम यहाँ पे निकालते हैं। 3 हम ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद 3 में 10 जोड़ देंगे, 13 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे, 13 और 20 जोड़ने पर 33 हो जाएगा। 33 और 13 जोड़ने पर हो जाएगा कितना अपना 4, 3 1 3 3 6 हो रहा है, और ये 46 हो रहा है, और इसको जोड़ने पर कितना हो जा रहा है? 50 हो जा रहा है। अब हम यहाँ पे जो अंतिम संख्या प्राप्त करते हैं वही n बराबर होता है 50। तो n/2 बराबर क्या मिलेगा? 50/2 बराबर अपना 25 मिल जाएगा। और अपना n/2 तो मिल चुका। अब n/2 मिलने के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। भाई n/2 ये जो 25 मिला है वो 25 कहाँ पे होगा, ये हमको खोजना होता है। कैसे खोजना होता है? आपको ये मानना होगा कि 3 तक की जो संख्याएं हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। 3 के बाद जो चौथा है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 13 तक की गिनतियाँ यहाँ पे घुस गई। उसके बाद 13 के बाद जो 14, 15, 16, 17, 18, 33 तक गिनतियाँ हैं इसमें हैं, तो 25 कहाँ पे है? यहीं पर है। ठीक है, ये आपको पहचान में आना चाहिए। उसके बाद इसके सामने वाली जो गिनती होती है वो होती है अपना F। तो F बराबर हमको क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। F बराबर 20 मिल रहा है। इसके सामने जो होता है ये होता है माध्यक वर्ग। क्या होता है? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग होता है, और ये माध्यक वर्ग कितना है? 40 से 55 है। इसकी जो निम्न सीमा होती है वही होती है अपनी L की वैल्यू। ठीक है, L की वैल्यू यही होती है। अब यहाँ पे हमको H की वैल्यू भी निकाल लेनी है। H की वैल्यू जो होती है इनके कॉमन मतलब इन वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है, 25 में 10 घटाएंगे आपको 15 मिल जाएगा। हर जगह आप घटाएंगे वही 15 आपको बार बार मिलेगा। इवन यहाँ पे भी आप घटाएंगे तो आपको भी वहाँ पे भी आपको 15 मिलेगा। तो H की वैल्यू अपने 15 हो गई। अब एकमात्र चीज़ बच जाती है जो CF है वो भरने के लिए। देखिए F के सामने जो संचयी बारंबारता होती है इसके ऊपर वाली गिनती अपनी CF होती है। यही संचयी बारंबारता यहाँ पे माध्यक निकालने के प्रयोग की जाती है। तो हम यहाँ पे CF बराबर लिख लेते हैं। कितना हमको मिल गया था? 13 मिल गया था। अब वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला तो आप जानते ही हैं, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। तो यहाँ पे रखते हैं। L का मान अपना क्या है? 40 हमने रख दिया, प्लस n/2 अपना कितना मिल गया? 25,
माइनस सी एफ था, माइनस सी एफ बराबर 13 था। एफ़ का मान हमको यहाँ पे मिल गया था 20, वो हम रख देते हैं। और एच का मान 15 था, वो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा था हमने, वो हम यहाँ पे 15 रख देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं ताकि बहुत बेहतरीन लगे, एकदम क्यूट सा। और प्लस 25 में 13 घटाते हैं, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा और 11 12 बचेगा। 12/20 हो रहा है, गुणते यहाँ पे 15 हो रहा है और इसको काट करके हमको ख़त्म करना है। तो 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 33, 3 3 मिल रहा है, 3 तिरिका 9 होगा, 33 नहीं होगा। ये 40 हो रहा है प्लस 3 तिरिका 9 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यही हमारा माध्यक हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहा।